शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल दहला देने वाली, हिला देने वाली अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि कतर में भारतीय पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत दे दी गई है। क्या मोदी अब फांसी रोकेंगे, रुकवा पाएंगे फांसी? अब ये जो टेंशन है कतर और भारत के बीच, ये टेंशन बढ़ने वाली है। दो मुल्क आमने सामने आने वाले हैं। क्यों? अगली तस्वीर दिखाइए। 8 पूर्व नौसैनिक जो भारत की नेवी में थे, रिटायरमेंट के बाद कतर गए और कतर में काम करते थे, वहां की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी है, सजाए मौत। अगली तस्वीर दिखाइए। ये 2 हमारे अधिकारी हैं, नौसेना में थे, भारतीय नेवी में काम करते थे और अच्छे पद पर ऑफिसर्स रैंक के दोनों अधिकारी जो कतर गए, ये अभी कतर की जेल में बंद हैं। 1 साल से कतर की जेल में बंद है और वहां ये देखिए बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। ये देख रहे हैं, उन्हीं में से एक अधिकारी पूर्णेंदु जी को, ये भी कतर में है, इन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई है। और इसके बाद भारत में गुस्सा। अगली तस्वीर दिखाई। इनके पद देखिए, इन्हें खुद राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है। इस दर्जे के अधिकारी, अब जैसे भारत के लोगों को पता चला कि हमारे नौसैनिकों को, जिन्होंने हमारी यूनिफॉर्म वर्दी पहनी है, उन्हें कतर जैसा मुल्क फांसी देने वाला है, तो लोगों में आक्रोश है। ये रिपोर्ट देखिए। अब मोदी से ही आस है कि मोदी रुकवाएंगे फांसी। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत से हिंदुस्तान में हड़कंप मचा है। भारत के जलवीरों को कतर में फांसी की सजा सुना दी गई है। भारत के जिन जाबाज जल सैनिकों का दुनिया लोहा मानती है, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान जैसे बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, जो भारत के बाद अब कतर में अपनी काबिलियत का दम दिखा रहे थे, समंदर के ऐसे 8 शूरवीर अधिकारियों को कतर ने सुनाई है सजाए मौत। मतलब जो समंदर में दुश्मन के लिए काल और देश के लिए कभी सुरक्षा की गारंटी थे, आज खुद उनकी जान खतरे में है। कतर के इस फैसले से पूरा देश सन्न है और परिवार परेशान है। The government is doing, we know that the government is doing a lot to repatriate, but still it should be acting more fastly so that all these 8 officers, they are veteran Navy veterans and they should be immediately repatriated to India. कतर नेवी के अधिकारियों की जान के पीछे पड़ा है, तो मोदी ने भी ठान लिया है कि देश के इन बहादुरों की जान हर कीमत पर बचानी है। मोदी सरकार एक्शन में भी आ चुकी है। राजनीति, कूटनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक कोशिश शुरू हो चुकी है। मतलब मोदी ढाल की तरह अपने जाबाज अधिकारियों के साथ खड़े हैं। अब आपको बताऊं, ये जो हमारे नौसैनिक रहे, पूर्व नौसैनिक, ये कैसे भारत से कतर पहुंचे। कतर कहां है दुनिया के नक्शे में, जरा ये देखिए। ये देख रहे हैं, ये भारत आपको दिखाई दे रहा है लाल रंग के नक्शे में। भारत से दूसरी तरफ आइए, इधर फारस की खाड़ी की तरफ सऊदी अरब दिख रहा है। सऊदी अरब के ठीक बगल में देखिए बहुत छोटा सा कतर दिख रहा है, ब्लिंक कर रहा है सऊदी अरब के बगल में। ओमान के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये शायद ये इलाका नोएडा से भी छोटा होगा अगर मैं एरिया में बात करूं। वो है कतर, वो जो छोटा सा आपको नजर आ रहा है। अब आपको बताऊं पूरी कहानी क्या है, आखिर किन आरोपों में इन्हें फांसी दी गई है, कौन से वो आरोप हैं, क्या कहा गया है फांसी देते वक्त। ये देखिए जरा कतर की अदालत में, देखिए क्या हुआ। ये कतर की अदालत का सीन है। ये हमारे 2 पूर्व नौसैनिक अफसर और पीछे आप देख रहे हैं कतर के जो राष्ट्र अध्यक्ष है अल्थानी, उनकी तस्वीर वहां की अदालतों में लगी होती है। तो कतर की कोर्ट में मामला पहुंचा। कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों को सजाए मौत दी गई। सभी भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई। ये सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। रिटायरमेंट के बाद कतर गए थे नौकरी करने के लिए। सभी को पिछले साल गिरफ्तार कर लिया गया था। 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था, तब से जेल में है। गिरफ्तारी के वक्त भारत को कोई जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तारी के बाद महीने भर बाद भारत को बताया गया। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय दूतावास को इसकी सूचना दी गई, लेकिन इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, इसकी वजह अब तक नहीं बताई गई।
कतर ने भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसी चर्चा है कि सुरक्षा संबंधी अपराध में गिरफ्तारी हुई है। सभी पूर्व नौसैनिक कतर की कंपनी में काम करते थे। यह कंपनी कतर की सेना को रक्षा से जुड़ी सेवाएं देती थी। ये लोग कंपनी की तरफ से वहां की नौसेना को ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि ये भी नौसैनिक रहे हैं, तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था। वहां गए नौकरी करने, एक डिफेंस कंपनी में ही, प्राइवेट कंपनी थी, और उस कंपनी में जुड़े तो वो कंपनी ट्रेनिंग दे रही थी कतर के नेवी को। तो ये कतर की नेवी को ट्रेन कर रहे थे दरअसल। और ये जो कंपनी, इस कंपनी का नाम दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी है। कंपनी खुद को डिफेंस इक्विपमेंट चलाने का एक्सपर्ट बताती है कि हम सिखाते भी हैं, और नौसेना के इक्विपमेंट्स की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी देखती है। दाहरा ग्लोबल कंपनी के प्रमुख का नाम खमिस आजमी है, और ताज्जुब होगा आपको कि खमिस ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर थे। यानी एक ओमान का आदमी कतर में आकर कंपनी खोली और कंपनी चला रहा था, वहां उसने भारतीयों को रखा। कतर ने भारतीयों के साथ इस मालिक को भी ओमान के गिरफ्तार किया था, लेकिन दिसंबर में इस ओमान के मालिक को छोड़ दिया खमिस को। क्यों गिरफ्तार किया, क्यों छोड़ा, कुछ नहीं बताया अब तक। अब देश में गुस्सा है कि आखिर गिरफ्तारी हुई है। 8 भारतीय नौसैनिक, पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बहुत सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं। उनमें भी गुस्सा है। जीडी बख्शी साहब, भारत के लोगों में गुस्सा है। हमारे नौसैनिक भारतीय नौसेना में सेवा की है, उन्हें सजाए मौत दी गई। ये तो एक बहुत बड़ा दुस्साहस है भारत के खिलाफ। क्या क्वातार समझता है कि भारत कोई छोटा मोटा मजाक है कि उसके नागरिकों के साथ इतनी क्या कहते हैं अशालीनता, अभद्रता से पेश आए, सजाए मौत सुना दे। और वहाँ पे तो पाकिस्तान की ISI के भी हथकंडे इसमें हैं, क्योंकि हमारे जो भूतपूर्व नाविक हैं वो क्वातार में, सिंगापुर में और थाईलैंड में वो नेविगेशन स्कूल चला रहे हैं। वहाँ की नेवीज को वो सपोर्ट दे रहे हैं, और अभी तक बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे थे क्वातार की नेवी को। तो इसके चलते अब वो जो है पाकिस्तान तिलमिला रहा है कि ट्रेनिंग का तो सारा ठेका हमने ले रखा है अरब मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में, भारत कहाँ से आ गया। इसके लिए इसकी पाकिस्तान की भी चाल है इसमें। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब। तो आप देख रहे हैं जीडी बख्शी साहब खुद गुस्से में हैं, लोगों में भी गुस्सा है। मैं आपको बताऊं जरा कि ये हमारे पूर्व नौसैनिक, इनका तारुफ आपसे कराऊं। ये 8 पूर्व नौसैनिक कौन है जिन्हें फांसी दी गई? बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रपति से भी अवार्ड से नवाजे गए। ये देख रहे हैं जिन्हें आप देख रहे हैं सभी 8। ये तो 4 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, 4 के बारे में और बताऊंगा। 8 नेवी अफसर का करियर बेदाग और शानदार रहा है भारत में जब ये काम कर रहे थे। तेज तर्रार काम और समंदर में सालों कुशल संचालन किया। इन अफसरों को राष्ट्रपति सम्मान जैसे बड़े बड़े अवार्ड तक मिले। भारतीय नौसेना में 20 साल काम कर स्वेच्छा से रिटायर हुए। ये सबसे पहले देखिए, आप हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, नेवी के बड़े नेविगेशन अधिकारी रहे। INS मगर का नेतृत्व किया है इन्होंने। 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था इन्हें। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, इन्हें भी फांसी की सजा हुई। प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित हैं ये। तमिलनाडु के डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग भी दी है। अगला नाम देखिए, कमांडर संजीव गुप्ता, इन्हें भी फांसी की सजा हुई। नेवी में हथियार और सेंसर एक्सपर्ट रहे, मतलब समंदर में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कमांडर अमित नागपाल साहब कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के विशेषज्ञ रहे। समंदर में दुश्मन की हर आहट को भांप लेने में माहिर रहे हैं। नागपाल साहब के नाम से समंदर में दुश्मन देश कांपते थे। इस दर्जे के ये अधिकारी, अगले 4 और अधिकारी देखिए जरा। कमांडर सुगनाकर पकाला, नेवी के आला अधिकारियों में इनकी भी गिनती होती है। इन्हें भी सजाए मौत दी है कतर ने। 18 साल की उम्र में नेवी में शामिल हुए, 25 साल की सेवा में कमांडर बनकर रिटायर हुए हैं। कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा नौसेना में नेविगेशन विशेषज्ञ रहे, मतलब किस दिशा में जहाज ले जाना है,
वीरेंद्र इस काम में माहिर है। कैप्टन सौरभ वशिष्ठ नेवी में तेज तर्रार टेक्निकल अधिकारी रहे और सेलर रागेश की गिनती कुशल नाविकों में होती है। 20 साल से ज्यादा भारतीय नेवी की सेवा की है ये बड़े बड़े अधिकारी जिन्हें कतर ने फांसी की सजा सुनाई है। इसलिए भारत को खड़े होने की जरूरत है, कतर से बात करने की जरूरत है और अपने लोगों को, पूर्व नौसैनिकों को सजा माफ कराकर भारत वापस लाने की जरूरत है। इतने बड़े एक्शन की कम से कम जरूरत है और देश ये इस वक्त उम्मीद करता है। और आपको दिखाऊं दरअसल ये कहां गए थे, क्या करने गए थे। ये जो आप देख रहे हैं ये है कतर की राजधानी है दोहा। दोहा में कंपनी है दोहरा, इस कंपनी का नाम दोहरा कंपनी में, इसी कंपनी में ये नौसैनिक काम कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल इस कंपनी में क्या होता था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये इटली की एक सबमरीन है जिसे आप पनडुब्बी कहते हैं। इस कंपनी ने ये पनडुब्बी खरीदी। पनडुब्बी के एक्सपर्ट हमारे पूर्व नौसैनिक, तो इस कतर ने ये पनडुब्बी खरीदी और ये जो कंपनी थी, कंपनी के लोग कतर की नौसेना को सिखा रहे थे और कंपनी में हमारे पूर्व नौसैनिक काम कर रहे थे। तो कतर की नेवी को हमारे पूर्व नौसैनिक सिखा रहे थे। यही झूठा आरोप क्या लगाया है ये मैं आपको बताऊं। जिस आरोप में फांसी की सजा दी है वो आरोप भला क्या है? आरोप है जासूसी के झूठे आरोप और इन आरोपों में ही फांसी की सजा दी गई है। देखिए इस तरह की एक पनडुब्बी, भारत के 8 नेवी अधिकारियों पर झूठे इल्जाम लगाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने जासूसी का आरोप लगाया, लेकिन कतर के पास न सबूत है न गवाह, इसलिए वो खुलकर नहीं बता रहा है कि फांसी क्यों दी। बस मनगढ़ंत आरोप लगाकर पहले उन्हें गिरफ्तार किया और अब सभी अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी। ये हमारे 2 बड़े अधिकारी हैं जिनकी तस्वीरें, बाकी के 6 अधिकारियों की तस्वीरें नहीं। भारतीय पूर्व नौसैनिकों पर पनडुब्बी की जासूसी का झूठा आरोप लगाया, यानी पनडुब्बी की जासूसी की जो इटली से खरीदी थी। दावा है कि कतर इटली से खास पनडुब्बी ले रहा था। यह छोटी पनडुब्बी रडार की पकड़ में नहीं आती थी, मतलब समंदर में कतर खुफिया प्लान बना रहा था। उसके पास खुद इतने कुशल नेवी अफसर नहीं थे जो पनडुब्बी की खासियत को सही से परख सकें, इसलिए उसने पूर्व भारतीय नेवी अधिकारियों की मदद ली जो दोहरा कंपनी, दहरा कंसल्टेंसी नाम की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे हमारे अधिकारी। यह कंपनी नौसेना को ट्रेनिंग देती और उपकरण का रखरखाव देखती थी। मतलब इस कंपनी के जरिए कतर पनडुब्बी का फैसला करना चाहता था। वो कंपनी के साथ ही भारत के पूर्व नेवी अधिकारियों का लोहा मानता था, लेकिन बाद में उसे इजराइल के लिए जासूसी का झूठा शक। उसे लगा कि ये नौसैनिक इजराइल को सूचना दे रहे हैं, यानी भारतीय नौसैनिक जो ट्रेनिंग दे रहे थे कतर के नौसैनिकों को। कतर ने झूठा आरोप लगाया कि इस पनडुब्बी के सीक्रेट्स हमारे नौसैनिकों ने इजराइल से साझा किए। यह झूठ और फरेब है। दावा है कि कतर पनडुब्बी की तकनीक पाकिस्तान को देने वाला था, लेकिन उसे शक है कि यह भारतीय अधिकारियों को पता चल गई और उसे आशंका सताने लगी कि अधिकारी यह सूचना भारत तक पहुंचा देंगे। दावा किया जा रहा है कि इसलिए इन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया। यह है पूरी कहानी, फांसी के लिए जो कहानी गढ़ी गई है हमारे साथ। उससे पहले आपको बताऊं, कतर ने हिंदुस्तान को भी धोखे में रखा है। हिंदुस्तान से झूठ बोला और सच नहीं बताया है। कतर भारत का दोस्त है, उसे भारत का करीबी भी माना जाता है और इस मामले में उसने भारत को अब तक अंधेरे में रखा। आपको बताऊं, अब तक भारत को इसकी जानकारी नहीं दी, इसलिए सजा क्यों हुई इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। 30 अगस्त 2022 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, यानी हमारे पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी हुई और 30 सितंबर 2022 को भारत को सूचना दी गई, जिसके कुछ दिन बाद इन्हें परिवार से मिलवाया गया। परिवार को थोड़ी देर के लिए बातचीत की अनुमति दी गई, वो भी फोन पर। यह बातचीत सामने नहीं आई, आमने सामने नहीं, बल्कि टेलीफोन पर कराई गई। फिर इन्हें हर हफ्ते फोन पर बात करने की इजाजत दी गई। पहली बार 30 अक्टूबर 2022 को काउंसलर एक्सेस दिया गया। भारतीय दूतावास के एक अफसर को मिलने दिया गया। दूसरा काउंसलर एक्सेस यानी राजनयिक पहुंच दिसंबर 2022 में दी गई, लेकिन अब तक सजा की वजह नहीं बताई गई।
कतर के इस रवैये से भारत सरकार हैरान है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, हमारे पास केवल शुरुआती जानकारी है। कतर में 8 भारतीयों पर फैसला सुनाया गया है। फांसी दिए जाने के फैसले से हम स्तब्ध हैं, भारत ये कह रहा है। कोर्ट के पूरे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पीड़ितों के परिवार के साथ हम संपर्क में हैं, कानूनी टीम से भी सलाह मशवरा कर रहे हैं और सभी तरह के विकल्पों की तलाश की जा रही है। यह मामला हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। मामले को लेकर कतर सरकार के हम सामने उठाएंगे। फिलहाल कुछ और नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामला पूरी तरह से गोपनीय है। हमारे साथ अब विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं, रविंदर सचदेवा साहब। सचदेवा साहब, ये बहुत गंभीर मामला है। अब जरा बताइए, सरकार कह रही है हम स्तब्ध हैं, हैरान हैं, हमसे छुपाया गया सच। भारत को अब क्या करना चाहिए? देखिए, भारत के सामने डेफिनेटली एक बहुत ही एक शॉकिंग गुगली बाउंसर, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कीजिए, भारत को इस समय ऑब्वियसली एक तो कदम भारत उठा ही रहा होगा। देखिए, एक लोअर कोर्ट ने अनाउंस किया है ये डेथ सेंटेंस, तो इन एनी केस हर देश में प्रोसीजर होता है अपील का नेक्स्ट हायर कोर्ट पे। तो भारत डेफिनेटली इज थ्रू आवर एम्बेसी इन कतर इस केस को लेकर के अगले लेवल ऑफ कोर्ट में अपील करेंगे, एक अच्छा केस बना करके कि भाई ये जो हमारे अगेंस्ट एक्विजिशन है और जो ये सजा तो आप अलग रखिए। पहली बात तो एक्विजिशन है, ये चार्ज गलत है। तो पहली बात तो इस लीगल केस को अगले लेवल पे कोर्ट में भारत को ले जाना चाहिए, ले जाएगा और ले जा रहा होगा इंडिया आज की तारीख में, इस समय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रविंदर सचदेवा साहब ने बताया कि क्या कुछ करे जाने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कतर के बारे में हम आप बहुत कम जानते हैं। कतर की स्थिति क्या है? कतर में दरअसल निरंकुश शासन है। ये कतर की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कतर के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, अल-थानी नाम है इनका। कतर एक खाड़ी देश है। कतर के दक्षिण में सऊदी अरब है। कतर 3 तरफ से फारस की खाड़ी से घिरा है। कतर तेल निर्यात करने वाला समृद्ध देश है, यानी जो पैसा है वो तेल से आ रहा है। 1783 से अल खलीफ वंश ने यहां शासन किया। इसके बाद हुआ क्या, तुर्की साम्राज्य के अधीन हो गया कतर। उसके बाद पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के अधीन हो गया। 1971 में ब्रिटेन ने आजाद कर दिया। तब से यहां खलीफा बिन हमद का शासन है। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो है ये यही यहां का सर्वे सर्वा है। अमीर शेख तमीम बिन हमद को निरंकुश माना जाता है। न्यायपालिका पर इनका पूरी तरह से कंट्रोल है। इसके अलावा यहां कोई राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पाबंदी है उस पर। यूनियन बनाने, हड़ताल का अधिकार भी सीमित है। यह देश छोटा है लेकिन इसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। कतर की जो राजधानी है वो दोहा है। इस देश की आबादी 80% दोहा में ही रहती है, राजधानी में, क्योंकि है ही इतना बड़ा। इसकी जनसंख्या देखिए कितनी है। कतर में जनसंख्या तो 30 लाख है, लेकिन 25 लाख वो लोग हैं जो बाहर से आए, प्रवासी हैं। 30 लाख की जनसंख्या में 25 लाख बाहर के, इनके अपने सिर्फ कितने, 5 लाख। 8 लाख तो सिर्फ भारतीय रहते हैं उन 30 लाख लोगों में। जो कतर का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है वो भारतीय है। केवल 5 लाख आबादी कतर के मूल निवासियों की है। यहां का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। प्रति व्यक्ति आय में दुनिया में यह 4थे नंबर पर मुल्क है। दुनिया में मानव विकास सूचकांक में 42वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में अरब देशों में 3रे नंबर पर है। यहां दुनिया का 3रा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। कतर तेल भंडार के मामले में भी 3रा सबसे बड़ा देश है। यह कतर के बारे में जानकारी। अब आपको बताऊं, अब यह माना जा रहा है कि हमारे पूर्व नौसैनिकों को जो फांसी की सजा दी है, क्या यह किसी साजिश का हिस्सा है? क्या इसके पीछे कोई बौखलाहट है कतर की? यह तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी एक जंग शुरू हुई, हमास और इजराइल की जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले पर इजराइल का साथ दिया, लेकिन गाजा पर अटैक हुआ, अस्पताल पर अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री ने संवेदनाएं वहां के लिए प्रकट की। गाजा में मदद भी भारत भेज रहा है, लेकिन क्या कतर को लग रहा है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है? क्यों? क्योंकि कतर खड़ा है गाजा और हमास के साथ। अब मैं आपको बताऊं, क्या यही चिढ़ है, क्या यही बौखलाहट है? इसकी 2 वजह है। पहली वजह हो सकता है इजराइल का साथ होना हो, और दूसरी वजह है G20। पहली वजह देखिए, इजराइल कतर को फूटी आंख नहीं पसंद करता है। मतलब इजराइल से उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इजराइल पर हमास ने हमला किया तो वो खुश था कतर, लेकिन जब इजराइल पलटवार करने लगा तो परेशान हो उठा।
इजराइल पर भारत के रुख से भी कतर आग बबूला है इस वक्त, क्योंकि भारत ने हमास के आतंकी हमले को दुखद बताया था। भारत ने खुलकर हमास को आतंकी संगठन भी कहा था। यह बात भी कतर को चुभने लगी और वो साजिश रचने लगा। कतर को गाजा में भेजी भारत की मदद नजर नहीं आई। उसे आतंक के खिलाफ भारत का बस कड़ा रुख नजर आया। अपनी भड़ास निकालने के लिए वो मौका खोजने लगा। दावा है कि भारतीय अधिकारियों को इसलिए सख्त सजा दी गई, एक वजह ही हो सकती है। दूसरी वजह G20, ये जो आप देख रहे हैं, कतर और सऊदी अरब की बनती नहीं है, अमेरिका से बनती नहीं है, और भारत सऊदी अरब के भी करीब है, अमेरिका के भी करीब है, इजराइल से भी दोस्ती अरब की करवा रहा था। ये सारी चीजें कतर को अच्छी नहीं लग रही। भारत के नए आर्थिक गलियारे से भी कतर चिड़ा हुआ है। जो नया कॉरिडोर बन रहा भारत से इजराइल और सऊदी अरब होता हुआ यूरोप जाने वाला, उससे भी कतर चिड़ा है। दिल्ली में G20 बैठक में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप गलियारे का ऐलान हुआ था। यह आर्थिक गलियारा इजराइल से होकर जाता है। इस गलियारे में भारत के साथ अमेरिका, यूरोप भी शामिल है। साथ ही इस गलियारे में सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब को कतर चुनौती के तौर पर देखता है, क्योंकि सऊदी अरब और कतर अगल बगल के मुल्क हैं। अमेरिका और यूरोप देशों से भी इसके रिश्ते अच्छे नहीं, इसलिए वो तुर्की की तरह विरोध में उतर आया है। वो भारत का सीधे तो नुकसान नहीं कर सकता है, इसलिए भारतीय अधिकारियों को निशाना बना सकता है। और 8 भारतीय अधिकारियों को फांसी के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है। लेकिन एक भारत का पुराना दुश्मन है, भारत के खिलाफ कुछ हो रहा हो, उस दुश्मन का रोल ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? यह है वो दुश्मन। पहचान रहे हैं आप इन्हें? ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। कुछ दिन पहले किससे मिले हैं? कतर के आर्मी चीफ से। भारत के खिलाफ साजिश हो रही, उसमें पाकिस्तान का हाथ होना स्वाभाविक है। तो क्या कतर के पीछे पाकिस्तान है? पाकिस्तान और कतर ने मिलकर यह साजिश रची है, भारतीय अधिकारियों को फंसाया है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर पाक आर्मी चीफ क्यों गए, उनके जाने के पीछे वजह क्या थी। कुछ दिन पहले कतर और पाक आर्मी चीफ मिले। दोनों के मिलने की यह तस्वीर वायरल हुई। दावा है कि 12 अक्टूबर को दोनों सेना प्रमुख मिले थे। 12 अक्टूबर। अब फांसी की सजा को इस मुलाकात से जोड़ा जा रहा है। पाक ने पहले ही हमारे एक भारतीय कुलभूषण को सजाए मौत दी। अब वही हथकंडा पाकिस्तान का साथी कतर अपना रहा है। ऐसे में कतर के आरोप पर पाकिस्तान को भी मौका मिलेगा। पाकिस्तान फिर से भारत को घेरने की कोशिश करेगा। पाकिस्तानी मीडिया में विश्लेषक इस काम में जुट गए। ऐसे में संभावना है कि पाक के इशारे पर फांसी की सजा का ऐलान हुआ हो। पूरी गुंजाइश है। जानना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कट्टरपंथी देश है कतर। दूसरी बड़ी चीज, जितने आतंकी संगठन हैं, कतर पर आरोप है इन आतंकी संगठनों को कतर फंड करता है। देखिए जरा, दुनिया के जितने आतंकी संगठन हैं उन्हें फंडिंग करता है। इसलिए हो सकता है हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया हो और भारत ने इसकी निंदा की कड़े शब्दों में। यह बात चुभ गई कतर को। जैसे गाजा में हमास, कतर इनको फंड करता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में अलकायदा, कतर इन्हें भी फंड करता है। सीरिया में इस्लामिक स्टेट, कतर यहां भी पैसा पहुंचाता है। फिलिस्तीन में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, कतर इनके साथ भी खड़ा है। लेबनान में हिजबुल्ला, कतर इस कट्टरपंथी और आतंकी संगठन को भी पैसा देता है। और आपको आगे बताऊंगा, कतर का जो ये कट्टरपंथ है, कतर का जो आतंकवाद को समर्थन है, इसी समर्थन की वजह से सऊदी अरब ने और दुबई ने इससे रिश्ते खत्म कर दिए थे, क्योंकि ये कट्टरपंथ को के साथ खड़ा था। अब मैं आपको बताऊं, अब बड़ी चीज ये है, एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में, ये कतर के राष्ट्राध्यक्ष अल थानी 2016 में इनसे मिले थे। तो क्या भारत के पास कौन से विकल्प है अपने पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा से बचाने के लिए? 5 विकल्प जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अपने 8 भारतीयों को बचाने के। सजा का यह मामला बहुत बड़ा हो चुका है। सरकार ने इसे चुनौती के तौर पर ले लिया है, जो सरकार की प्रतिक्रिया में साफ साफ नजर आ रहा है। सरकार इस पर फूंक फूंक कर जरूर कदम रख रही है, इसलिए सरकार सारे वैध रास्ते तलाश रही है। पहला रास्ता क्या है? सजा के खिलाफ अपील कर सकती है सरकार, जो कतर की ऊपरी अदालत में हो सकती है। दूसरा तरीका, इंटरनेशनल कोर्ट। न्याय नहीं मिलने पर दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गुहार लगाने का है। हॉलैंड की राजधानी हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और
क्योंकि गिने चुने मामलों में ही फांसी की सजा हो सकती है। तीसरा तरीका है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। भारत कतर पर दबाव बना सकता है, संयुक्त राष्ट्र के जरिए यह प्रेशर बनाया जा सकता है। चौथा तरीका है दोस्ती का हवाला। भारत कतर को मदद कर चुका है। भारत ने 2017 में कतर की मदद की थी। जब अरब देशों ने उससे रिश्ते खत्म कर लिए थे, तब कतर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। कूटनीति आखिरी तरीका है, कूटनीतिक रास्ता। मिस्र देशों के जरिए दबाव बनाया जा सकता है कतर पर। भारत की ताकत को देखते हुए यह मुमकिन है। दुनिया भारत के साथ आ सकती है इस मामले में। ये हमारे 2 पूर्व नौसैनिक हैं जिन्हें फांसी की सजा दी गई। हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़ रहे हैं, अमिताभ सिन्हा साहब। अमिताभ साहब, अब मेरा सवाल यह है, पूरा देश ये जानना चाहता है, 140 करोड़ लोग ये जानना चाहते हैं, हमारे पूर्व नौसैनिकों को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और यहाँ इसका जो लीगल रेमेडी है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी यूनाइटेड नेशंस में इसकी अपील करना वगैरह, तो अपनी जगह पर संभव है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये कतर जो है वो एक रोग कंट्री है। वो एक तरीके के एक बहुत ही शरारती किस्म का देश है, जहाँ पर कि इस्लामिक तानाशाही है राजतंत्र की शेप में, और वहाँ शरिया कानून लगता है। तो वो भारत विरोधी मैं मानता हूँ उसको, न कि वो भारत और के साथ उसका कोई संबंध जो है वो दोस्ताना। जासूसी का झूठा आरोप लगाना, ये एक और भारतीय के साथ हो चुकी है। एक और भारतीय कुलभूषण इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद है। कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान ने यही जासूसी के आरोप लगाए, सजाए मौत दी, और इसी तरह जैसे कतर में हुआ, आनन फानन में सजाए मौत, ना अपील ना दलील, सीधे सजाए मौत की ऐलान कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कुलभूषण को पाकिस्तान ने किस तरह से उठाया था, कहां से उठाकर लाए थे पाकिस्तान, और उसके बाद कहा यह हमारे यहां जासूसी कर रहा था। देख रहे हैं, भारत से ईरान गए थे कुलभूषण, ईरान पहुंचे तो पाकिस्तान ने इनको ईरान से उठाया और पाकिस्तान ले आया। लेकिन भारत झुका नहीं। भारत ने क्या किया? भारत यहां से अंतर्राष्ट्रीय अदालत पहुंच गया। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की और भारत को इसका फायदा मिला। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह इंटरनेशनल कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। जब भारत पहुंचा और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे हरीश साल्वे साहब इस मामले में, और इस मामले में हुआ क्या? पाकिस्तान की कैद में कुलभूषण जरूर है, लेकिन इस मामले में भारत को कामयाबी हासिल हुई। जस्टिस साल्वे भारत की तरफ से दलीलें रख रहे थे। पाकिस्तान की जेल में अभी कुलभूषण जाधव कैद है, और कुलभूषण को पाकिस्तान ने ईरान से अपहरण किया, इसके बाद जासूसी का आरोप लगा दिया, फर्जी रूप से गिरफ्तारी बलूचिस्तान में दिखाई, ईरान से उठाया था, दिखाया कि मैंने बलूचिस्तान से पकड़ा है, जबकि कुलभूषण का ईरान से अपहरण किया। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा बनाया, कुलभूषण को कहा यह तो रॉ का एजेंट है। बलूचिस्तान विध्वंसक गतिविधियां अंजाम दे रहे थे बलूचिस्तान में। ये फर्जी आरोपों के साथ फर्जी इनकी जानकारी भी दी। दावा किया कि कुलभूषण ने आरोप कबूल कर लिए। कुलभूषण को पाकिस्तान ने फांसी की सजा सुना दी। भारत ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत पहुंचा, इंटरनेशनल कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगाई। 2016 से कुलभूषण पाकिस्तान की हिरासत में है। अब पाकिस्तान ने कतर में जासूसी की चाल चली है, जिससे कुलभूषण पर आरोपों को मजबूत कर सके, और हालांकि इस बार भी भारत मजबूती से जीत हासिल करेगा। कुलभूषण का भी पाकिस्तान की जेल से छूटना तय। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, कर्नल दिनेश नयन साहब, कि हम कैसे अपने 8 अफसरों को छुड़ा कर लाएंगे। दिनेश नयन साहब, कोर्ट से क्या राहत मिल पाएगी इंटरनेशनल कोर्ट अगर जाते हैं तो? ये लोग खुद ही कतर ने अपने पास बुलाए थे। इन कतर ने एक पनडुब्बी के अंदर कोई ट्रेनिंग देनी थी, और जिसके लिए इन लोगों को इन्होंने सिलेक्शन किया था, और कतर में ये लोग गए थे। अब अगर वहां पे जाने के बाद क्या किसी कंपटीटर ने, ऐसी किसी कंपनी के कंपटीटर ने ये गड़बड़ी करने की कोशिश की है, या इन ऑफिसरों को फंसाने की कोशिश की है, या कतर ने आज हमास के साथ में जो इजराइल का युद्ध चल रहा है और जो भारत की जो स्टैंडिंग है वो इजराइल के साथ है, क्या कतर को यह पसंद नहीं आ रही, इसलिए इन ऑफिसरों के साथ में ऐसा किया जा रहा है? और मेरा मानना है कि डेफिनेटली जब ये बेकसूर हैं तो ये भारत वापस आने चाहिए। बहुत शुक्रिया दिनेश नयन साहब। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वैश्विक छवि है वो काम आएगी?
क्या वर्ल्ड लीडर की छवि जो मोदी की है ये अपने अफसरों को बचाने के काम आएगी? 8 भारतीय अफसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुरे वक्त में कतर का साथ दिया है। जब कतर का बहुत खराब दौर चल रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे। ये कतर के चीफ जिन्हें आप देख रहे हैं मोदी के साथ, 2017 में हुआ क्या? अरब देशों ने कतर से संबंध खत्म कर लिए, कतर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ने कतर से संबंध तोड़ लिए कि यह कट्टरपंथियों का साथ देता है, हम इसके साथ दोस्ती नहीं रखेंगे। उस वक्त कतर में गंभीर खाद्य संकट पैदा हो गया, कई देश कतर की मदद के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त पीएम मोदी ने कतर की मदद की। भारत ने समुद्री सेवा के जरिए कतर को खाद्यान्न भेजा, समुद्र के रास्ते। भारत सरकार ने जरूरी वस्तुओं का निर्यात किया और 2016 में पीएम मोदी ने कतर का दौरा किया था। उस वक्त कतर ने जेल में बंद 23 भारतीयों को रिहा किया था। 8 पूर्व नौसैनिकों के मामले में मोदी की कूटनीति काम कर सकती है। आइए कर्नल शैलेंद्र बता रहे हैं कि आखिर मोदी की वैश्विक नेता की छवि और कतर से पुराना एहसान आज काम आएगा हमारे। सुनिए। इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया की एक वर्ल्ड में छवि बहुत अच्छी है। मोदी के पर्सनल रिलेशंस के वजह से वो छवि में और ज़्यादा निखार आता है, ये बात कोई मना नहीं कर पाएगा। बट जब बात आएगी कतर में 8 नेवल सैनिकों के रिलीज़ करने की, तो इसमें कई सारे एंगल आएंगे। एक कि क्या इंडिया इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा डिप्लोमेटिकली? क्या मोदी अपने पर्सनल रिलेशंस से कतार के प्रिंस को बोल पाएंगे, बोलना चाहेंगे? सही या गलत उन्हें जज करना पड़ेगा। एक प्रेशर भी आना चाहिए कतार के ऊपर कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये एक मोदी की स्ट्रेट क्लियर कट जस्टिफाइड डिमांड होगी कि आप बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी प्रूफ के, बिना काउंसलर एक्सेस दिए, बिना फैमिलीज को मिलाए इतनी बड़ी सजा इतनी तेजी से कैसे दे सकते हैं? यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। मोदी को रोकने के लिए क्या हमास ने किया इजराइल पर हमला? क्या भारत को रोकने के लिए हो रही इजराइल हमास की जंग? बाइडेन के खुलासे ने पूरी दुनिया में मचा दी है हलचल। ये तस्वीरें भारत में कुछ दिन पहले ही हुई G20 मीटिंग की है, जब पूरी दुनिया दिल्ली में आ गई थी और दुनिया भर के नेताओं के सामने मोदी ने भारत की सुपर लीडरशिप का ऐलान कर दिया था। G20 की बैठक में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा कर दी गई। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मोदी के इसी ऐलान के बाद मोदी को रोकने की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। दुनिया के कई नेताओं की रातों की नींद हवा हो गई। मोदी को रोकने के लिए दुनिया में नई जंग का मैदान खोल दिया गया। इजराइल और हमास के युद्ध की बिसात बिछा दी गई। ये दावा किसी और ने नहीं, दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me. I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me. I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me. अब आइए उस कॉरिडोर के बारे में बताने जा रहा हूं जिस कॉरिडोर वजह हो सकता है, जो कॉरिडोर दरअसल इस जंग के पीछे ये कॉरिडोर बन रहा था। देखिए, मुंबई से पानी से जाता माल दुबई के रास्ते, दुबई से ये माल आगे बढ़ता, इसके लिए सऊदी अरब का रास्ता इस्तेमाल होता। ये रास्ता आगे बढ़ता तो जॉर्डन से होते हुए इजराइल की तरफ जा रहा। देख रहे हैं आप, ये जो यानी सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती होनी तय थी, क्योंकि इस कॉरिडोर के लिए इनकी जरूरत थी। यही दोस्ती ना हो और कॉरिडोर ना बनने पाए, ये रास्ता आगे जाएगा, ये आगे जाएगा इजराइल से और उसके बाद ये यूरोप जाता, यानी इटली जाता, फ्रांस जाता। ये देख रहे हैं आगे
पूरी दुनिया कहां चाहती है अपना माल बेचना? यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में। इसलिए कॉरिडोर्स की लड़ाई है ये, और इजराइल की जंग करवाई गई है जानबूझकर ताकि यह कॉरिडोर रोका जा सके। इनमें ये लोग शामिल है क्या? सऊदी अरब और इजराइल में दोस्ती नहीं थी, सऊदी का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ था। कॉरिडोर के लिए बाइडेन दोनों की दोस्ती करवा रहे थे, इजराइल और सऊदी अरब की। सऊदी अरब और इजराइल को एक साथ लाना चाहते थे बाइडेन, दुश्मन लेकिन नहीं चाहते थे कि यह कॉरिडोर बने। आसान तरीका क्या था? सऊदी और इजराइल दोस्त ना बनने पाए। हमास से इजराइल पर हमला करवाया गया, सऊदी इजराइल की बात ठंडे बस्ते में चली गई, कॉरिडोर बनने पर सस्पेंस खड़ा हो गया। अब इजराइल हमास जंग पर बाइडेन ने यही दावा किया है कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की वजह से यह हमला करवाया गया हो सकता है, कॉरिडोर की प्रगति हमले की वजह हो सकती है। G20 समिट में कॉरिडोर की घोषणा हुई थी और मोदी ने इंडिया मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। बाइडेन ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी से मुलाकात में बात की है। बाइडेन ने कहा, यह मेरा अनुमान है, इजराइल ने इस कॉरिडोर को एशिया के लिए बहुत अहम बताया। मुंबई से शुरू होने वाला है कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा, इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग शामिल है। इससे भारत की यूरोप तक सीधी पहुंच हो जाएगी, भारत के लिए आयात निर्यात सस्ता और आसान हो जाएगा। और जंग के बावजूद कॉरिडोर पर बाइडेन का बड़ा बयान आया कि मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम पीछे नहीं छोड़ेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, बहुत बड़ी बात उन्होंने आज कही, सुनिए जरा। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. आपने देख लिया भारत का एक कॉरिडोर। भारत के इस कॉरिडोर से चिढ़ किसे होगी? जिसका अपना पहले से कॉरिडोर चल रहा हो या बना रहा हो, उसी को चिढ़ होगी ना यूरोप तक माल बेचने के लिए कोई और कॉरिडोर ना बनाए। अब देखिए, एक कॉरिडोर चीन बना रहा है यूरोप में माल बेचने के लिए, जो चीन से पाकिस्तान, पाकिस्तान से कहां जा रहा है? ईरान, यानी चीन और ईरान की करीबी, वहां से तुर्की, फिर रूस, बेल्जियम, फ्रांस, इटली। इसे आना कहां है? यूरोप में ही सबको माल बेचना है। देख रहे हैं, पूरी दुनिया माल बेचना चाहती है। उससे फायदा क्या है? आप उस रास्ते पर आपकी कमाई होती है क्योंकि माल इस रूट से जाना है। दूसरा रूट भारत, इजराइल और सऊदी अरब होता हुआ यूरोप जा। बाइडेन का दावा कि युद्ध की मुख्य वजह जो है मोदी को हराने की है, ट्रेड कॉरिडोर को लेकर है, इसका बाइडेन ने आज खुद खंडन कर दिया है। कहा कि उनको मिसरिप्रेजेंट किया गया, उनको मिसअंडरस्टैंड किया गया। मेरे मुताबिक हमास जो है उसने जंग की तैयारी 2021 से शुरू की थी। अनफॉर्चुनेटली इजराइल इसको पिकअप नहीं कर सका। उस समय इस ट्रेड कॉरिडोर के बारे में सोचा भी नहीं गया था, ना ही उस समय G20 मीट हुई थी, ना ही उस समय बड़ी बातचीत हो रही थी इंटीग्रेशन ऑफ इजराइल इनटू द मिडिल ईस्ट। ऐसे में ये कहना कि हमास का जो युद्ध है वास्तव में मोदी को हराने के लिए है, ये गलत है। अमेरिका ने अपनी फौजें उतार दी हैं। अमेरिकी फौज की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं। अमेरिकी फौज इजराइल पहुंच गई है। अमेरिका की फौज इजराइल पर पहुंचकर किस तरह से वहां मोर्चा लेने वाली है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, अमेरिका ने अपनी फौज अलग अलग बेस पर रख रखी है। ये सीरियाई बेस पर आप अमेरिकी फौज देख रहे हैं। अमेरिका का कहां कहां बेस है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फुल स्क्रीन मैप प्ले कीजिए प्लीज। अमेरिका ने पूरी दुनिया में अलग अलग जगह बेस बना रखे हैं। देख रहे हैं, तुर्की में अमेरिका का बेस है जहां 1735 सैनिक है, सीरिया में 2000 सैनिक, जॉर्डन में 3000 सैनिक, यूएई में 5000 सैनिक, अमेरिका के ओमान में 6000 सैनिक, सऊदी अरब में 3000 सैनिक और कुवैत में 13000 सैनिक, कतर में भी 13000 सैनिक है, बहरीन में 3700 सैनिक है। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे में आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका ने इन सारे देशों में अपने बेस कैंप, मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं और इन मिलिट्री बेसिस पर मौजूद है अमेरिकी आर्मी। यानी अमेरिका आसानी से दूसरे देशों पर हमला कर सकता है इस जरिए से। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊं। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरानी आर्मी एक्सरसाइज शुरू कर चुकी है। यानी ईरान की जो आर्मी है वो भी अगर युद्ध अभ्यास कर रही है तो टेंशन और बढ़ सकती है। हवाई युद्ध अभ्यास कर रही है ईरान की सेना को आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ईरान किस तरह से जमीन पर और आसमान दोनों जगह युद्ध अभ्यास कर रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीर।
ये तस्वीरों से आपको अंदाजा होगा कि ईरान भी पूरी तैयारी में है। अब मैं आपको दिखाऊं, इस बीच एक और तस्वीर सामने आई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रूस की तस्वीर है। ये बताने की कोशिश है कि कौन कौन से देश आखिर इसमें इन्वॉल्व है, शामिल है। रूस की तस्वीर है। रूस में 3 प्रतिनिधि मिले हैं। इसमें ईरान के मंत्री, इसमें हमास का प्रतिनिधि, आतंकी संगठन हमास का प्रतिनिधि, और रूस का दूत। 3 लोग शामिल है इसमें। अगली तस्वीर दिखाई। अब आगे की तैयारी है कि बंधकों को कैसे बचाया जाए। ये जो बंधक हमास ने इजराइल के नागरिकों को बनाया है, 200 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है। आपको बताऊं कि आखिर ये बंधक छूटेंगे कैसे। खबर यह मिल रही है कि इन बंधकों को हमास ईरान को सौंप सकता है। इजराइल के हमलों से हमास बेहाल हो गया है और अब हमास किसी तरह से समझौता चाहता है। इसी समझौते को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। हमास का एक डेलीगेशन गाजा से रूस पहुंचा है और इस डेलीगेशन के साथ ईरान के मंत्री भी थे। ईरान के विदेश मंत्री ने मॉस्को में बैठक की। बैठक में रूस के विदेश मंत्री के मुख्यालय में यह बैठक हुई। पुतिन के दूत मिखाइल इस बैठक में शामिल हुए और हमारा हमास के प्रतिनिधि मंडल बंधकों की रिहाई में लगे हुए हैं और बंधकों की दरअसल ईरान को सौंपना चाहते हैं, लेकिन हमास ने बंधकों को ईरान को सौंपने पर बातचीत की है। प्रतिनिधिमंडल ने फिलिस्तीनियों की आजादी की मांग रखी है। पहले ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि हमास बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का समर्थन करना होगा। 6000 फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की जेलों में बंद हैं और इन्हें ईरान को सौंपा जाएगा। सुनिए जरा मेजर जनरल वीके दत्ता क्या कह रहे हैं। ईरान ने हमास को बंधकों को छोड़ने के लिए आग्रह किया है और हमास ने ईरान को आश्वासन दिया है कि वो कुछ बंधकों को छोड़ेगा। अभी वो कितने बंधकों को छोड़ेगा इसके बारे में नहीं बताया गया। क्या वो ड्यूअल नेशनैलिटी वालों को छोड़ेगा या वो जो औरतें या बच्चे हैं उनको छोड़ेगा। लेकिन जब भी कोई बंधक छोड़े जाते हैं वो यूनाइटेड नेशन चार्टर के माध्यम से और जो रेड क्रॉस के माध्यम से हैंडओवर किए जाते हैं। अगर हमास ईरान को बंधक दे देता है और उसके बाद ईरान उन बंधकों को लेके कुछ और आर्म ट्विस्टिंग करेगा, उस हालत में ही ईरान एक टारगेट बन जाएगा अमेरिका का और इजराइल का। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी से जुड़ी। मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। योगी आदित्यनाथ के राज में या तो माफिया साफ है या जेलों में है या उन्हें अब सजा हो रही है। आइए आपको बताएं मुख्तार अंसारी का गुनाह क्या था जिस मामले में मुख्तार को सजा सुनाई गई है। देखिए जरा, मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला है। कोर्ट ने मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। मुख्तार के करीबी सोनू को भी सजा सुनाई गई। सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। सोनू पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मुख्तार पर 2 केस दर्ज हैं 2 मामलों में। पहला कपिल देव सिंह हत्याकांड था, दूसरा मीर हसन पर अटैक का मामला था। मुख्तार पर दोनों मुकदमे 2009 में दर्ज हुए। दोनों में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोप से बरी हो गए, मुख्य आरोपी से, लेकिन कोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई। मुख्तार को अब तक 3 केस में सजा हुई है। तीनों ही केस में उसे गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाया गया। इससे पहले गैंगस्टर 1 के तहत 2 केस में सजा हुई। और सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नीरज श्रीवास्तव। माननीय न्यायालय ने बहस सुनने के बाद जो निर्णय आदेश पारित किया है उसमें अभियुक्त मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख के अर्थदंड से तथा सोनू यादव को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंड दिया। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी को 10 साल की सजा हुई है। मैं एमपी एमएलए कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अपराधियों को ऐसे ही जघन्य सजा दी जानी चाहिए।